कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ये था। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले भी हम लोग आप लोग को क्या हम बताए हैं आप लोगों को कि विकास जो है हम लोग का कंटिन्यू चलते रहता है, कहीं भी स्टॉप नहीं होता है। बच्चा जब माता के गर्भ में आता है वहां से स्टार्ट होता है और मृत्यु के एक क्षण पहले तक इंसान का विकास जो है होता रहता है, कहीं भी ये खत्म नहीं होता है। हाँ, विकास की गति क्या बताए थे, विकास की गति या दर जो है वह जो है हर बच्चों में अलग अलग होती है। चाहे इसका जो है कभी स्पीड में चलता है, कभी मंद पड़ जाता है, लेकिन चलता निरंतर है। ये हम लोग का वही है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, इसको निरंतरता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, इसको सतत विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। लेकिन हिंदी अगर रहेगा तो बहुत सारे नाम रहेंगे। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत भी बोला जा सकता है, इसको सतत विकास का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। सतत का मतलब कंटिन्यू चलते रहने वाला सिद्धांत। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि विकास जो है निरंतर चलती है, कहीं भी रुकती नहीं है। हाँ, इसकी गति क्या होगी, कभी बहुत तीव्र हो जाएगी, कभी बहुत मंद होगी, फिर कभी तीव्र हो जाएगी। आप लोग को हम बताए थे ना कि बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो हम लोग का इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था में बालक सबसे ज्यादा असहाय स्थिति में रहता है। लेकिन ये असहाय स्थिति जो होती है बच्चे की, ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि इस स्टेज में बालकों का जितना भी उसका पक्ष है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, हर एक पक्ष बहुत तेजी से उसका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, इस स्टेज में बालकों का विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है हर एक पक्ष का। और यह हम लोग का जो है आगे आने वाले स्टेज में, हम लोग बाल्यावस्था को आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो चाइल्डहुड पढ़ेंगे ना, चाइल्डहुड को सीटेड में हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम लोग का प्री चाइल्डहुड कहलाता है और एक हम लोग का लेटर कहलाता है। तो हम लोग का प्री चाइल्डहुड के स्टार्टिंग तक यह जो विकास का जो क्रम है बहुत तेजी से चलता है, बहुत रैपिडली चलता है, बहुत तेजी से बच्चों का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा मंद पड़ जाता है, इसकी गति थोड़ी मंद पड़ जाती है, थोड़ा धीमे होता है। धीमे होने का भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ऐसे ही बेमन से धीमा हो गया। धीमे होने का भी, इतना स्पीडली जो इसका विकास होता है, तो बच्चे का हाथ पैर मसल्स ये जो इतना जल्दी ग्रोथ किया, इसमें क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। ठीक है, मजबूती आनी चाहिए। तो वो मैच्योरिटी और मजबूती के लिए उस स्टेज में विकास क्या होता है हम लोग का, थोड़ा मंद पड़ जाता है। उसमें बच्चों में क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, उसके मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें कुशलता आती है, या फिर किसी भी काम को करने की जो बच्चों में जो स्किल होता है वो अच्छे अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए वो स्टेज में क्या होता है, हम लोग का जो हम लोग का प्री चाइल्डहुड होता है और जो लेटर चाइल्डहुड होता है, उस स्टेज में बच्चों में विकास की गति मंद पड़ जाती है। लेकिन अगेन जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, उस स्टेज में वापस बच्चों में विकास की गति क्या होती है, फिर से बहुत तेजी से होती है। जिस तरीके से शैशवावस्था में होती है, ठीक उसी तरह से इस स्टेज में विकास की गति फिर से वापस तेजी से होती है। बच्चों में इसमें आप लोग खुद भी नोटिस किए क्योंकि हम लोग सब उस स्टेज से होकर गुजरे हैं। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि देखिएगा, अचानक से जिसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, अचानक से हाइट बढ़ जाता है, अचानक से मसल्स वसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, अचानक से लड़कों में अगर देखिए तो मूछ दाढ़ी आ जाती है। ठीक है, या फिर देखा जाए तो वोकल कोड भारी हो जाता है, आवाज भारी हो जाता है। ये सब चीजें जो है अचानक से डेवलपमेंट जो होता है, तो उस स्टेज में भी बच्चों का विकास काफी तेजी से होता है। इसके बाद जब हम लोग वयस्कावस्था में जाएंगे, ठीक है, एडल्ट एज में जाएंगे, एडल्ट एज में अगेन हम लोग का विकास जो है बंद पड़ जाता है। ठीक है, धीमी गति से चलता है। तो विकास क्या है, निरंतर चल रहा है। चलने का तो जो कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, लेकिन क्या है, कभी तेजी से कभी मंद गति से। ठीक है, ये है हम लोग का विकास, निरंतर विकास का सिद्धांत। चलिए आगे देखिए, इसमें एक लाइन था, आप लोग अपने पास एक ना हाइलाइटर रखा कीजिए, उसको कुछ कुछ लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन किया कीजिए। जैसे कि दिया हुआ है कि अनुभव और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि अनुभव और परिपक्वता के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, लर्निंग कहेंगे, या फिर हम लोग का सामाजिकीकरण कहेंगे, चाहे कुछ और कहेंगे। तो ये सब चीजें जो है, कुछ कुछ चीजें जो है, नोट हम आप लोग को जो लिखवा रहे हैं, वो नोट तो इम्पोर्टेंट है नहीं, वो तो स्पेशली हम नोट करके लिखवा दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ लाइंस जो है अंदर में इम्पोर्टेंट होता है, उसको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग हाईलाइटर से। ठीक है, तो अनुभव और परिपक्वता, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम लोग को हर एक चीज का एक्सपीरियंस होता है। उस दिन शायद आप लोग को बताए थे कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है,
हर एक चीज को टेस्ट करने के लिए देखिएगा, आप लोग भी नोटिस कीजिएगा, हर एक चीज को टेस्ट करने के लिए उठा के मुंह में डालते हैं। कुछ भी हो, चाहे वो खाने की सामान हो, चाहे वो खेलने की चीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि कीड़ा मकोड़ों को भी बच्चे क्या करते हैं, उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनका जो एक्सपीरियंस स्टार्टिंग जो होता है सबसे पहले वो टेस्ट से करते हैं। तो टेस्ट के आधार पर ही वो उसका उन चीजों का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके बाद अनुभव होने के बाद फिर उस चीज का वो उसको समझ उनको ज्ञान हो जाता है कि अब हमको इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ठीक है, इसको खाना है या नहीं खाना है, इसको छूना है या नहीं छूना है, उनको उस चीज का अनुभव हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चे जो धीरे धीरे जो चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, उनका जो अनुभव हो रहा है, उनमें जो मेच्योरिटी आ रही है, बच्चे नए नई चीजों को जो सीख रहे हैं, वही हम लोग का क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अगला है सेकंड पॉइंट है विकास की गति, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि हर एक मानव जो होता है व्यक्तिगत रूप से क्या है, भिन्न है। ठीक है, आप और हम व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, भले ही एज ग्रुप एक हो, यहाँ पे बहुत से पर्सन है, भले ही एज ग्रुप भिन्न हो, लेकिन उसके सीखने की जो गति और दर होती है वो एक जैसी कभी किसी की नहीं होती है। हम जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, भरत जी अपने तरीके से समझ रहे हैं, राहुल जी अपने तरीके से समझ रहे हैं, शुभानु जी अपने तरीके से समझ रहे हैं। सबका समझने की तरीका, सोचने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, सब एक ही उम्र के हैं, सपोज दैट सब एक ही उम्र के हैं, लेकिन सबके हाइट में डिफरेंट आएगा, सबके डाइट में डिफरेंट आएगा, सबके बोलने का लहजा में डिफरेंट आएगा। ठीक है, हर कोई का जो होता है, लोगों से अलग अलग तरीके से बात करना, पेश आने का तरीका अलग होता है, तो हर चीज में डिफरेंस नजर आता है, कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। तो विकास की दर और गति कभी भी क्या होती है, एक जैसी नहीं होती, और भिन्न भिन्न गति और भिन्न भिन्न दरों से वो आगे बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है हम लोग का विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि इसमें क्या था कि बालक का विकास जो होता है क्रम में ही होता है। क्रम का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में जाएगा बालक का विकास। ठीक है, बालक का विकास क्या होगा, क्रमानुसार होगा। जैसे कि सबसे पहले माता के गर्भ में बालक का शरीर बनना स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसका सिर बनेगा, सिर बनने के बाद उसके हाथ पैर ग्रो होंगे, हाथ पैर ग्रो होने के बाद धीरे 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 वो क्या होता है, क्रमानुसार हम लोग का वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, या फिर जन्म लेने के उपरांत भी अगर आप देखिएगा, तो बालक जो जन्म लेने के उपरांत होता है, सबसे पहले बालक अपने सिर को उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद पूरे हाथ पैर को पटकेगा बालक, इसके बाद फिर धीरे धीरे हाथ पैर उंगलियों में इन सब में वो कंट्रोल करना सीखेगा। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है। यहाँ पे आप लोग को दो नोट लिखवाए हैं, देखिए पहला जो है कि मनुष्य में पेशीय विकास, पेशीय यानी कि हम लोग का जो मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी कि शरीर का हाथ पैर का मांसपेशियों का जो विकास होता है बालकों में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। स्थूल का मतलब होता है बृहद, बड़े पैमाने में, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे पैमाने में। ठीक है, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने में, और सूक्ष्म का मतलब होता है बृहद, ये छोटे पैमाने में। तो छोटे बच्चे को आप नोटिस कीजिएगा, पहले शुरुआती दौर में आपको बच्चे को कुछ पकड़ने के लिए दीजिएगा, तो क्या बच्चे को पकड़ना आता है, उसको मुट्ठी बांधना आएगा किसी चीज को, नहीं आता है। शुरुआती दौर पे बच्चा जो है पूरे हाथ, बेड पे देखिएगा वो पूरा हाथ पैर एक साथ पटकता है। ठीक है, उसको ये नहीं पता है कि हमको इस हाथ से किसी चीज को पकड़ना है, चाहे उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे हाथ और उंगलियां दोनों का एक साथ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज्यादा उसका अभी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, इतना ज्यादा उसको ज्ञान नहीं रहता है। शुरुआती दौर पे वो बृहद पैमाने पर पूरे हाथ पैर का इस्तेमाल करता है, पूरा हाथ पैर वो बेड पे पकड़ेगा। इसके बाद धीरे 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 वो पहले हाथ पे कंट्रोल करेगा, फिर पैर पे कंट्रोल करेगा, फिर उंगलियों पे कंट्रोल करेगा, फिर सबके साथ वो एक तरह का क्या करता है, एकीकृत स्थापित करने की कोशिश, सबको एक साथ वो किस तरह से अरेंज करके कैसे सबको वर्क करना है। जैसे कि हम लोग को देखिए, हम लोग का मूवी चल रहा है, हम लोग बोल भी रहे हैं, बोलने के साथ साथ देख भी रहे हैं, सामने वाला अगर कुछ हरकत कर रहा है तो हम लोग उस पर भी नजर रख रहे हैं, उसको भी हम टोक सकते हैं। हमारा सारा ऑर्गन जो है एक साथ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। छोटे बच्चों में ये एक साथ वर्क करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो शुरुआती दौर पे पूरे हाथ पैर को, पूरे अंगों को पटकेगा। इसके बाद धीरे 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 हम लोग, जैसे कि मान लीजिए इस हाथ से कुछ लिख रहे हैं, तो इस हाथ से उठाकर किसी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में वो नहीं होती है, वो धीरे धीरे आती है।
वो सारे अंगों को एक साथ अरेंज करके वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे आती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में जो मोटर डेवलपमेंट होता है यानी कि पेशीय विकास होता है शुरुआती दौर में, वो क्या होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, यानी कि पहले बृहद पैमाने पे, फिर वह धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी चीजों को, हाँ किसी चीज को मुट्ठी से पकड़ना, ठीक है, उसको पकड़ना, फिर मुट्ठी को खोलना, उस सामान को छोड़ देना, फेंकना, इन सब का ज्ञान जो है बच्चों में धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे वो अपने हाथ पैर के अंगों में कॉम्बिनेशन करना शुरू करते हैं। इसमें था दूसरा हम लोग का विकास की प्रक्रिया प्रतिवर्त होती है। प्रतिवर्ष मत लिखिएगा, प्रतिवर्त। प्रतिवर्त का मतलब होता है रिवर्स, ठीक है, यानी कि विकास की प्रक्रिया जो है तो प्रतिवर्त नहीं होती है, यानी कि रिवर्स नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं, ठीक है, अब हम लोग अडल्ट स्टेज में आ गए हैं, वापस क्या हम लोग बच्चा बन सकते हैं? वापस क्या हम लोग नर्सरी या 2 या 1 में पढ़ने वाले जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हो सकते हैं? हम लोग का हाइट अगेन छोटा हो सकता है, हम लोग का बुद्धि जो है वापस बच्चों की तरह हो सकता है? नहीं, हमारा विकास जो होता है एक बार जो हो गया सो हो गया, वापस रिवर्स कभी भी नहीं जाता है। ओके, हाँ, कंडीशंस दूसरा रहे, जैसे कि मान लीजिए बाय चांस किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन वर्क करना छोड़ दे, उस कंडीशंस को हम विकास के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ठीक है, वो हमारा विकास नहीं कहलाएगा। बच्चों का विकास हो रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली बच्चे का माइंड में चाहे उसको कुछ ऐसे पार्ट्स में चोट लग गया जिससे बच्चे का जो ब्रेन जो डेवलप्ड कर रहा था वो डेवलप्ड करना बंद कर दिया, ठीक है। अब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ जो कुछ सीख रहा था वो सीखने की कैपेसिटी, उसमें क्षमता नहीं रह गई, वो जहां पर था वहीं पर स्टॉप होके रह गया, ठीक है, बच्चों की तरह उसको हम लोग विकास के अंतर्गत नहीं रखेंगे। वो एक्सीडेंटली हुआ है तो वो हम लोग का विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन विकास कभी भी क्या होता है, रिवर्स नहीं होता है। हम लोग एडल्ट एज में जा आ गए हैं, अब हम लोग वापस बच्चे कभी नहीं हो सकते, ठीक है, विकास वापस घूम कर नहीं आता है। क्लियर हुआ इतना? डाउट है किन्हीं को? नो मैम। ओके, नो मैम। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। चलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम डोंट नो नहीं है ना? मैम। बोलिए। बोलिए, सुभान जी कुछ बोल रहे थे। पता नहीं मैम, बच्चा लोग कम क्यों हुआ, लेकिन हमको लगता है आज कॉलेज में प्रोग्राम था, उसके बाद सब थका हुआ होने के कारण ज्वाइन नहीं किया, कल से होगा फिर। अच्छा, चलिए, नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखिए। अभी तक हम लोग थर्ड लिखे थे, बीच में नोट डाले हैं, अभी फोर्थ। ये हम लोग का विकास का सिद्धांत ही है। 4 नंबर, 4 नंबर हम लोग का विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका इंग्लिश लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट। चलिए, इसको डील कीजिए, लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। बालक में सबसे पहले सिर का ही विकास होता है। बालक में सबसे पहले सिर का ही विकास होता है और इसके बाद बाकी अंगों का, और इसके बाद बाकी अंगों का। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक अपने
जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। पहले 3 महीने में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। पहले 3 महीने में वह अपने नेत्रों की गति में नियंत्रण करना सीख जाता है। आगे लिखिए। 6 माह में वह अपने हाथों की गति पर अधिकार कर लेता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गति पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में वह 9 माह में वह मैम 6 माह में, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। 6 माह में वह अपने हाथों की गति पर अधिकार कर लेता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गति पर अधिकार कर लेता है। नियंत्रण या अधिकार में? नियंत्रण भी लिख सकते हैं, अधिकार भी कर सकते हैं, मतलब उसका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है। आगे लिखिए। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसक कर चलने लगता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह में वह स्वयं बैठने एवं घिसक कर चलने लगता है। एक वर्ष का, आगे लिखिएगा, 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार, और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में, इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में जो इस शिशु अपने प्रकार मैम रिपीट प्लीज। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, केवल अपने सिर को उठा पाता था। मैम थोड़ा स्लो। अच्छा, ठीक है। इस प्रकार जो शिशु, हाथ का स्पीड बढ़ाइए धीरे, बहुत कुछ है, ठीक है। इस प्रकार जो शिशु इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष बाद वह 1 वर्ष बाद वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह बाद वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह बाद चलने लगता है।
18 माह बाद चलने लगता है। आगे लिखिए, इसे विकास का इसे विकास का सिरह पदामुख, ठीक है, इसे विकास का सिरह लिखने आएगा ना, सिरह पदा विमुख सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे विकास का सिरह पदा विमुख, पदाविमुख एक ही में होगा, सिरह अलग होगा, पदाविमुख एक ही में होगा, सिरह पदाविमुख सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। विकास की दिशा केंद्र से परिधि की ओर, विकास की दिशा केंद्र से परिधि की ओर अर्थात अंदर से बाहर की ओर होती है। विकास की दिशा केंद्र से बाहर की ओर अर्थात अंदर से बाहर की ओर होती है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट नंबर 5, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश इसका लिखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, INTEGRATION, इंटीग्रेशन। राहुल जी, आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं क्या? मैम एक अर्जेंट कॉल आया था इसलिए कॉल रिसीव करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलिए इसको डील कीजिए, लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार, हाँ बोलिए। मैं कितना लाइन छोड़ दें मैम? यहाँ तक लिखे हुए हैं 18 माह बाद चलने लगता है। 4 लाइन छोड़िए। ओके मैम। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट लिखिए, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, चलिए इसको डील कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। ठीक है, आगे लिखिए। उदाहरण के लिए वह पहले पूरे हाथ को, उदाहरण के लिए वह पहले पूरे हाथ को, ठीक है, कॉमा, फिर उंगलियों को, उदाहरण के लिए वह पहले पूरे हाथ को, कॉमा, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। फिर उंगलियों को
और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए, विकास में एकीकरण से दूसरा आशय यह है कि विकास में एकीकरण से दूसरा आशय यह है कि इसके सभी पक्ष, दूसरा आशय यह है कि इसके सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी पक्ष जुड़े होते हैं। यदि विकास का कोई एक पक्ष प्रभावित होगा तो, यदि विकास का कोई एक पक्ष प्रभावित होगा तो संभवतः इसका दूसरा पक्ष भी प्रभावित हो सकता है। यदि विकास का कोई एक पक्ष प्रभावित होगा तो संभवतः इसका दूसरा पक्ष भी प्रभावित हो सकता है। हो गया? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, INDIVISIVAL, इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको डील कीजिए। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिकाओं के विकास का, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का, प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। आगे लिखिए, कोई भी दो या उससे अधिक बालक, कोई भी दो या उससे अधिक बालक या बालिकाएं कोई भी दो या उससे अधिक बालक या बालिकाएं सांस्कृतिक सामाजिक मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक रूप से एक दूसरे से अलग होता है। संज्ञानात्मक रूप से एक दूसरे से अलग होता है।
हो गया। पॉइंट नंबर 7 लिखिए। पॉइंट नंबर 7, समान बोल रहे हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको डील नहीं करना है, इसको हम आपको ऐसे ही समझा देंगे आप लोगों को। 8 नंबर पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर 8, सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य व मैम इसके अंदर आएगा। नहीं, ये 8 नंबर पॉइंट है, 8वां नंबर है ये। उसको डील नहीं करना है, उसको हम आप लोगों को ऐसे ही समझा देंगे। ठीक है, उसमें बहुत कुछ नहीं है। तो मैम जो 1 नंबर पॉइंट बता रहे हैं वो समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंदर है। नहीं, वो 8 नंबर अलग है, वो 7 के बाद 8वां नंबर आया। अच्छा 8वां, वही पूछ रहे थे। वो 8वां नंबर पॉइंट है। ठीक है, समझ में आए ना? यस मैम। 8वां नंबर पॉइंट लिखिए। चलिए, सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इसका इंग्लिश हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल टू प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल टू स्पेसिफिक थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल टू स्पेसिफिक थ्योरी, यानी कि नॉर्मल जो गुण एक्वायर किए, इसके बाद इसको भी डील नहीं करना है, इसको भी हम ऐसे ही समझा देंगे। ऐसे समझाया है आप लोगों को ये चीजें पहले भी। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट लिखिए, इसको भी डील नहीं करना है। पॉइंट नंबर 9 लिखिए। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 9 लिखिए, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश का लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। चलिए, इसको डील कीजिए, थोड़ा सा है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, थोड़ा सा रिपीट कीजिए मैम, कट कट के आवाज आ रहा था। अच्छा ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण
और न केवल वातावरण और न केवल वातावरण के कारण और न केवल वातावरण के कारण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। हो गया। पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट, परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत। इंग्लिश लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलिए इसको डील कीजिए। लिखिए, परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार, परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है। परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा, बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है। आगे लिखिए, इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का संतुलित, उसी में आगे लिखिए, शिक्षा का मैम उद्देश्य प्लीज है, रिपीट। हाँ लिखिए, इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा, उसी में लिखिएगा, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को, बालक के व्यवहार को वांछित दिशा, बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। ओके, चलिए ये था हम लोग का सिद्धांत। अभी समझिए, 3 पॉइंट समझे हम लोग। अभी देखिए इसमें और क्या क्या है। सबसे ज्यादा हम लोग का डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है और ये हर साल आपका इसमें से 6 मार्क्स फिक्स्ड है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन विकास से आएगा ही आएगा। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट था विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, विकास की दिशा का सिद्धांत में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले बालक का किसका विकास होता है, सिर का विकास होता है। सिर के बाद उसके हाथ पैर इन सब का विकास होता है। बालक पहले क्या करता है, जन्म लेने के उपरांत सबसे पहले बालक जो है अपने सिर को उठाता है। इसके बाद वह अपने हाथ पैर में कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे वह बाकी अंगों पर
उठना सीखेगा। सबसे पहले सिर को ही उठाएगा, इसके बाद हाथ पैरों को चलना कूदना या पटकना सीखेगा। इसके बाद धीरे धीरे वह बैठना सीखेगा, ठीक है, गुड़क कर चलना सीखेगा, कुछ पकड़ कर खड़ा होना सीखेगा, ठीक है। इसके बाद चलना धीरे धीरे सीखेगा। तो ये सारी क्रियाएं बालक धीरे 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 सीखता है। समझ में आया? तो ये जो है क्रिया जो है विकास का एक दिशा होता है। एक दिशा दिख रहा है, कैसा दिशा दिख रहा है कि सिर से स्टार्ट हुआ और सिर से स्टार्ट होकर धीरे 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 उसके बाकी अंगों तक वह गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? सिर से हुआ। तो सिर से स्टार्ट होकर धीरे धीरे उसके बाकी अंगों तक गया। तो इस सिद्धांत को हम लोग सिरः पदामुखी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस सिद्धांत को, जहां बालक का सिर जो होता है सबसे पहले विकास कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और इसके बाद उसके आंख, ठीक है, सबसे पहले सिर को उठाएगा। उस शुरुआती दौर में देखिएगा बालक को अगर आप आवाज भी दीजिएगा, 1-2 दिन का जन्मा बालक है या 2-4 दिन का भी जन्मा बालक है, 7 दिन का भी हो गया, उसके आंखों पे भी उसका कंट्रोल नहीं होता है। आप उसको आवाज दे रहे हैं कहीं और, लेकिन वह समझ ही नहीं पा रहा है कि साउंड आ कहाँ से रहा है। उसके सेंस ऑर्गन्स भी इतना काम नहीं करते हैं। वो डायरेक्शंस, हम लोग को कोई अगर बाहर से आवाज दे रहा है तो किस डायरेक्शन से आवाज आ रहा है हम लोग तुरंत सिर उधर की तरफ मोड़ेंगे। लेकिन शुरुआती दौर पे बच्चों को यह भी नहीं समझ में आता है, वो डायरेक्शंस नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनका जो है इन सब पे कंट्रोल नहीं रहता है। उनको नहीं समझ में आता है डायरेक्शंस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आप उसको ताली बजाएंगे इधर, लेकिन फिर भी वो आंख घुमाए हुए उधर, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो अपने सिर को नहीं जा पा रहा है, चाहे वो अपने सेंस ऑर्गन पे उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो शुरुआती दौर में उसमें इन सब चीज का उसमें क्या होता है, एकीकरण नहीं होता है। वो धीरे धीरे आता है और सीक्वेंस वाइज आता है। सिर से स्टार्ट होगा और उसके अंग, उसके सेंस ऑर्गन को वो कंट्रोल करना सीखेगा, फिर हाथ पैर, फिर उठना बैठना, फिर चलना गुड़कना, ये सारी क्रियाएं वो धीरे 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 बच्चा सीखेगा, ठीक है। इस सिद्धांत को हम लोग सिरः पदामुखी सिद्धांत कहते हैं, यानी कि विकास पहले बच्चे का सिर से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे उसके बाकी नीचे के अंगों तक उसका विकास होना शुरू होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और हम लोग का दिया हुआ था कि विकास की दिशा जो है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र यानी कि केंद्र क्या है, हम लोग का सिर है। केंद्र क्या है? सिर है। तो केंद्र से परिधि यानी कि नीचे के बाकी अंगों तक उसका जो विकास जो है इस क्रम में आगे की तरफ चलता है। केंद्र से परिधि होगा तो केंद्र से परिधि हम लोग आंसर करेंगे। अंदर से बाहर भी होता है, इसको अंदर से बाहर भी दे देता है लोग, ठीक है। यानी कि एक हम लोग का बीच में एक डॉट है, सेंटर है, तो डॉट से लेकर परिधि की तरफ जाएगा विकास, ठीक है। डॉट से परिधि की तरफ जाएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है। इसी को हम लोग कहते हैं विकास का सिरः पदामुखी सिद्धांत, जो कि केंद्र से परिधि की ओर यानी कि अंदर से बाहर की ओर होता है, ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत समझ में आया, सिरः पदामुखी सिद्धांत समझ में आया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्राय आता है, हर बार आएगा। नहीं समझ में आया फिर से बताएं। नहीं समझ में आया? मैम बताइए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा फिर से। चलिए, विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का मतलब क्या होता है कि हम लोग का एक जो है डायरेक्शन होता है कि हम लोग कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे, इस दिशा से इस दिशा की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग का डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होता है। सबसे पहले बॉडी में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला जो है ग्रोथ होगा, उसका क्या होगा, उसका फिजिकली ग्रोथ होगा। अब बच्चे में तुरंत तो सोशली उसको नॉलेज आएगा नहीं, मोरली नॉलेज आएगा नहीं, उसका कॉग्निशन डेवलप करेगा नहीं। सबसे पहले इसका डेवलप क्या करेगा तो उसका बॉडी डेवलप करेगा। तो उसका भी एक डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? सिर से स्टार्ट होता है। बच्चे का सिर सबसे पहले ग्रोथ करता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा जब है जन्म लेता है तो अपने सिर को उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद सिर में जो भी उसके सेंस ऑर्गन है, देखिए आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये सभी चीजों पर उसका कंट्रोल होता है। शुरुआती दौर में बच्चा सिर को उठाएगा, इसके बाद उसके आंखों पर कंट्रोल होगा, साउंड कहाँ से आ रहा है, वो चीज कहाँ दिख रही है, वो अपने सिर को हिलाना शुरू करेगा। अगर मान लीजिए हम लोग ताली वहां बजा रहे हैं तो बच्चा का सिर पे कंट्रोल होगा, तभी तो अपने सिर को उधर घुमाएगा, ठीक है। शुरुआती दौर में देखिएगा बच्चे का सिर भी बहुत कमजोर होता है, लोग सिर के ऊपर हाथ रख के बच्चे को उठाते हैं, बहुत कमजोर होता है। तो सबसे पहले उसके सिर के मसल जो होते हैं ना, गर्दन वर्दन, ये सब स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद धीरे 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 उसका हाथ तंदुरुस्त बनेगा, उसका पैर तंदुरुस्त होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। और जा कहाँ से रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, सिर से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसी को कहते हैं सिरः पदामुखी सिद्धांत। सिरः पदामुखी यानी कि सिर से लेकर पैर की तरफ इसका विकास स्टार्ट होता है। सिर से स्टार्ट होगा
और पैर की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, शुरुआती दौर में आप लोग भी देखे होंगे, बच्चे को नोटिस किए होंगे, बच्चे का गर्दन बहुत कमजोर होता है, उसके सिर पे हाथ रखकर भी उठाया जाता है। और बच्चा जब तक कि बच्चा उठना बैठना गुटक कर चलना या किसी चीज को पकड़ कर खड़ा होना ना सीख ले या किसी चीज को अपने हाथों से मुट्ठी से पकड़ना ना सीख ले, उन सब से पहले बच्चे का जो सिर जो है स्ट्रांग हो जाता है, उन सबसे पहले उसका सिर जो है ठीक हो जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले वो अपने सिर पे कंट्रोल किया ना, इसके बाद में उसका हाथ पैर इन सब पे कंट्रोल करना शुरू हुआ, वो किसी चीज को मुट्ठी से पकड़ना सीखा। मान लीजिए 1 महीने का बच्चा है, उसको बॉटल पकड़ा दीजिएगा दूध का, तो वो क्या पकड़ लेगा, उसमें पकड़ने की क्षमता रहती है या फिर उसमें उतना नॉलेज रहता है कि बॉटल को हमको कैसे मुट्ठी से पकड़ना है? नहीं। 6 महीने का 7 महीने का होता है तभी बच्चे को बॉटल पकड़ना आता है। ठीक है, हाँ, बच्चे में चूसने की जो प्रक्रिया होती है वह जन्मजात होती है। कुछ चीजें क्या होती है, जन्मजात होती है। मतलब बॉटल मुंह में दे दीजिए, निपल मुंह में आया तो बच्चा चूसना जो शुरू करता है वह उसकी जन्मजात प्रक्रिया होती है, उसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, वो बच्चा जन्म से ही उसमें यह गुण पाया जाता है। लेकिन बाकी सभी चीजों में कंट्रोल करने की जो गति होती है वह बच्चे में धीरे धीरे होती है और क्रमानुसार होती है, ऊपर से नीचे तक की तरफ जाती है, यानी कि सिर से पैर की तरफ जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सिरा-पदामुखी सिद्धांत, यानी कि बच्चे का विकास कहाँ से होता है, केंद्र से। केंद्र क्या है, हम लोग का जो भी बॉडी वर्क करता है हमारा ब्रेन पे न करता है, जो भी ऑर्डर देता है हमारा ब्रेन ही ना ऑर्डर देता है। हम लोग पढ़े हैं ना साइंस में कि हम लोग का नर्वस सिस्टम हम लोग को जो ऑर्डर देता है, हाथ हटाना है, या फिर कोई डेंजर है तो वहां से गर्म तवे पे हाथ रख लिए, हाथ तुरंत उठाना, तो नर्वस सिस्टम ही ना, हमारा सेंटर क्या है, ब्रेन है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का डेवलपमेंट, केंद्र से परिधि, ये केंद्र है, और केंद्र से परिधि यानी कि पूरा बॉडी हम लोग का परिधि हो गया। यानी कि अगर एक डॉट मिडिल में है और चारों तरफ अगर सर्कल है तो वो डॉट हम लोग का क्या है, वो ब्रेन है। वो ब्रेन हम लोग का क्या करता है, पूरे बॉडी को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। डेवलपमेंट जैसे जैसे धीरे धीरे होगा, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारा ब्रेन करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग सिरा-पदामुखी सिद्धांत, यानी कि बालक का विकास केंद्र से परिधि की ओर, अंदर से बाहर की ओर होता है। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम, क्लियर अभी हो भी गया नहीं मैम। हुआ? बाकी आप लोगों को क्लियर है मैम। यस सर, क्लियर है। अगला पॉइंट है हम लोग का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि सबके बीच में एक कॉम्बिनेशन बैठाना। ठीक है, जैसे कि इससे पहले भी हम आप लोग को समझाए थे कि हम लोग का क्या है, हर एक चीज जो है हम लोग का हाथों को, आंखों को, हर चीज को हम लोग एक साथ जो है वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग में वो गुण या वो क्षमता आ चुकी है। छोटे बच्चों में ये नहीं होती है, वो धीरे धीरे आती है। क्या बताए थे, बच्चे में जो पेशीय विकास यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। क्यों स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, शुरुआती दौर में बच्चा पूरा अपने हाथ पैर को पटकेगा, इसके बाद धीरे 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 वो क्या करेगा, हाथों की उंगलियों पर, हाथों पर या पैरों पर उसका कंट्रोल होना सीखेगा और सबको एक साथ वो वर्क करना सीखेगा। ठीक है, यही हम लोग का एकीकरण का सिद्धांत होता है। इसमें देखिए बोल क्या रहा है कि पहले बच्चा संपूर्ण अंगों को और इसके बाद फिर अंगों के भागों को चलाना और इसके बाद उन भागों में क्या करना, एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन लाना वो बच्चा सीखता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी उंगली है, हमें इस उंगली से कुछ पकड़ना है, ठीक है, तो बच्चा का उंगली पे शुरुआती दौर पे कंट्रोल नहीं होगा, पहले वो पूरे हाथ को पटकेगा बेड पे या फिर वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद धीरे धीरे उसको समझ में आएगा, फिर वो धीरे धीरे मुट्ठी बांधना सीखेगा, इसके बाद उसको समझ में आएगा, उसका उंगलियों पर उसका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो वो हाथ, मुट्ठी, उंगली, इन तीनों को एक साथ जो है कंबाइंड करके वो वर्क करना बच्चा धीरे धीरे सीखता है। इसी को हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि हर चीज को एकीकृत करके करने का जो गुण होता है बच्चों में सीक्वेंस वाइज आता है, धीरे धीरे आता है। पहले बृहद पैमाने पे होता है, फिर धीरे 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 स्किल वर्क करना उसको आता है। ठीक है, पहले जैसे कि हम लोग ही हैं, पहले पेंसिल्स पकड़ना सीखते थे बचपन में, तो क्या बहुत सुंदर लिख लेते थे, जो मन सो लिखना, ऐसे में जैसे हम वैसे, मतलब पहले बहुत ही बृहद पैमाने पे, छोटा छोटा लिखने आएगा, जो लिखेंगे बड़ा बड़ा लिखेंगे, कुछ भी करेंगे तो बृहद पैमाने पे करेंगे। इसके बाद हम लोगों में क्या आती है, निपुणता आती है, स्किल वर्क पर हम लोग मतलब काम करना सीखते हैं, कोई भी चीजों का गुण हम लोग के अंदर आता है, हम लोग फिर धीरे धीरे सुंदर सुंदर बनाना लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इन उंगलियों पर पहले हम लोगों को उतना ज्यादा अच्छे से एकीकृत करने, अपने हाथ को कैसे हिलाना है, उंगलियों को कैसे कंट्रोल करना है, ये नहीं आता है।
शुरुआती दौर पे। धीरे 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 हम लोग उस काम को करते करते उसमें क्या होते हैं, पूरी तरह से कुशल हो जाते हैं। तो उस काम को करने में हम लोग क्या होते हैं, एक मतलब कुशल रूप से या फिर अच्छे रूप से या सुंदर ढंग से हम लोग काम करना सीख जाते हैं। इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसमें देखिए बोल रहा है कि बच्चा पहले क्या होता है, पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। एक साथ चलाना, एक साथ काम करना। हम बोल भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, ठीक है, हम अपने हाथों को भी वर्क कर रहे हैं, हम ये सारे काम एक साथ कर रहे हैं। तो ये एक साथ करने का काम हमारे में एक साथ नहीं आया था, एक बार में जन्म के समय नहीं आया था। ये कुशलता जब आई थी तो धीरे धीरे इसमें समय लगा, टाइम लगा था। ठीक है, अभी भी हम लोग कुछ भी नया वर्क करते हैं। आप कुछ भी, सपोज डेट आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हो, ठीक है, आप लोग टाइपिंग सीख रहे हो, तो टाइपिंग सीखते हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों उंगलियों को या दोनों हाथों को हम लोग को एकीकृत करके चलाने आता है फटाफट फटाफट? नहीं आता है। हम लोग सीख कर पाते हैं शुरुआती दौर पे? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ से पहले आंखों को उंगलियों को सबको एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, कीबोर्ड पे देखते हैं कि अच्छा के कहाँ है, के, पी, सी, टी, ऐसे ऐसे करके दबाते हैं। लेकिन यही चीज करते 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 हम लोग क्या करते हैं, स्पीड में करने लगते हैं। आंखों पे भी हमारा कंट्रोल हो जाता है, उंगलियों पे भी हमारा कंट्रोल हो जाता है। यही समय ऐसा आता है कि हम लोग दोनों हाथों से फटफट 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 क्या करते हैं, टाइपिंग करना सीख जाते हैं। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेट करना, यानी कि एकीकरण करना। ठीक है, शुरुआती दौर पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में करते करते हम लोग उन चीजों पर अपना एकाग्र कर लेते हैं और दोनों हाथों से, दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज का इस्तेमाल एक साथ, किस तरीके से हम सब चीजों को एक साथ मतलब एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके अपने वर्क को बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसका अगर दूसरा सेंस निकाला जाए तो इसका दूसरा सेंस हम लोग का क्या है कि केवल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हाथ पैर या मोटर डेवलपमेंट में ही नहीं, केवल फिजिकल डेवलपमेंट में ही नहीं, इसका हम लोग रिलेशंस किसके साथ निकालेंगे, हमारा जो भी है, आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताए थे कि हम लोग का जो है ये सोशल डेवलपमेंट है, हम लोग का मेंटल डेवलपमेंट है, हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट है, हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये सारा का सारा इससे भी हम लोग इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे, बताए थे आप लोगों को एक चीज हम कि अगर हमारा कोई एक पक्ष प्रभावित होता है, बोले थे ना, सब क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब के सब एक दूसरे से। अगर हमारा ब्रेन वर्क करना छोड़ दे तो क्या हमारे हाथ पैर वर्क करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है पूरे बॉडी से कनेक्टेड है, पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर हमारा एक पक्ष जो है प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है, तो उससे हमारा बाकी सारा का सारा पक्ष क्या होगा, इफेक्टेड होगा, कोई ना कोई उसको नुकसान जरूर पहुंचेगा। ठीक है, अगर हमारा, हाँ सपोज जाए, आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा है, छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, तो इसका क्या इफेक्ट हम लोग के अदर चीज पर नहीं पड़ेगा। पैसे की कमी है, पैसे की दिक्कत है, या इकोनॉमिकली हम लोग बहुत कमजोर हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी स्टडी पे जाहिर सी बात है पड़ेगा। स्टडी पे पड़ेगा, स्टडी पे पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल्स पे पड़ेगा, ठीक है, हमारी सोसाइटी पे पड़ेगा। धीरे 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 सब पे थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग के सोसाइटी पे पड़ेगा, हम लोग के मेंटल पे पड़ेगा कि हम वो चीज नहीं ले पाते हैं, हमको इस चीज की बहुत जरूरत है फिर भी हम नहीं ले पा रहे हैं। मेंटली हम लोग क्या होते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो केवल एक पक्ष प्रभावित होने से हमारा सारा पक्ष प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन की बात की है, संबंध, कि एक पक्ष से दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष से तीसरा पक्ष, तीसरे से चौथा पक्ष, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हम लोग एकीकरण का सिद्धांत केवल मोटर डेवलपमेंट में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग विकास के हर एक पक्ष से जोड़कर भी देखेंगे। क्लियर हुआ या नहीं? नहीं हुआ, नहीं होगा तो बोलिएगा, कोई डाउट नहीं है, आपको जितनी बार बोलिएगा। नो मैम, क्लियर हो गया। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है, ये भी चीज आप लोगों को समझाया है कि हर व्यक्ति, हर एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, एक जैसा कभी नहीं होगा। एक जैसे अगर इंसान हो गए संसार में, अगर जुड़वा माँ बाप के दो संतान, ये एक ही माँ बाप के दो जुड़वा संतान भी हैं, एक जैसे हैं, तो पूरा संसार हम लोग को रोबोट दिखेगा। पूरा संसार रोबोट की तरह है, सबकी बुद्धि लब्धि एक है, सबका सोचने का तरीका एक है, सबका कहने चलने फिरने हर चीज का तरीका एक है, तो पूरा इंसान संसार का रोबोट बन जाएगा। ठीक
ठीक है। तो हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग इंसान है। तो हर एक इंसान दूसरे इंसान से किसी ना किसी मामले में किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट होता है, कोई ना कोई भिन्नता होगी, ठीक है। हम और आप एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे चलते हैं, हर एक चीज एक जैसा सेम है, लेकिन फिर भी सोचने की क्षमता आपकी कुछ अलग होगी, हमारी कुछ अलग होगी, ठीक है। किसी चीज को समझने की क्षमता हम किसी अदर तरीके से समझ रहे हैं, आप उसको किसी अदर तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। फिजिकली कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत वीक है, किसी ना किसी रूप में डिफरेंस रहता है, लेकिन कभी भी दो इंसान एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग मूवीज में देखते हैं कि जुड़वा है, उसमें भी देखते हैं ना, जैसे सलमान खान का जुड़वा मूवी भी है, तो देखे हैं ना हम लोग कि दोनों जुड़वा हैं, एकदम हूबहू एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन एक क्या है, एक शांत स्वभाव का है, तो एक उद्दंड स्वभाव का है, दोनों में डिफरेंट आया, उसके बिहेवियर में अंतर आया, ठीक है। एक डरपोक है, तो एक बहुत ही हम लोग का ये स्ट्रांग है, फाइट करने में तेज है, तो दोनों में डिफरेंस आया, तो डिफरेंसेस हम लोग को जरूर मिलेगा, ठीक है। कितनी भी समानता हो, कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन डिफरेंसेस जरूर आएगा, उसके आवाज में, किसी भी चीज में, हाइट में, ठीक है, हेल्थ में, मेंटल चीजों में, ठीक है, बुद्धि लब्धि में, किसी ना किसी चीज में हमको डिफरेंस जरूर नजर आएगा, एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया। संज्ञान का मतलब होता है समझना, किसी चीज को समझने की शक्ति। अब हम किसी चीज को, मान लीजिए हम लोग किसी एक ही टॉपिक पे सबको ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो एक टॉपिक जो है हम किसी अदर तरीके से समझे, आप लोग किसी दूसरे तरीके से समझे, समझने की अलग अलग सभी की अलग अलग क्षमता है, सब अपने अपने तरीके से समझे, किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, तो वो उसकी मेंटल क्षमता है, ठीक है। तो अलग अलग समझने की क्षमता होती है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, अलग अलग लोगों का, हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी होता है, हर एक चीज में मनुष्य एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। अगर मनुष्य एक समान हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी दुनिया रोबोट बन जाएगी, और हम लोग रोबोट नहीं, हम लोग इंसान है। चलिए, पॉइंट नंबर 7, समान प्रतिमानों का सिद्धांत शुरुआत में बताए थे, किन्हीं को याद है समान प्रतिमानों का सिद्धांत क्या होता है? समान जाति के जीव होते हैं ना मैम, वो समान तरीके से बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं। समान प्रतिमानों का सिद्धांत यानी कि हम लोग का यूनिफॉर्म पैटर्न्स का मतलब होता है कि मनुष्य जाति के प्रतिमान मनुष्य के समान, पशु जाति के प्रतिमान पशुओं के समान होते हैं। यानी कि मनुष्य का जो संतान होगा वो मनुष्य की तरह होगा, बंदर का बच्चा होगा बंदर की तरह होगा, बिल्ली का बच्चा होगा वो बिल्ली की तरह होगा। ऐसा नहीं कि बंदर का बच्चा शेर के जैसा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो हर किसी का मनुष्य जाति का प्रतिमान एक जैसा होता है, पशु जाति का प्रतिमान एक जैसा होता है, सबका अलग अलग प्रतिमान होता है, ठीक है। ये हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े थे। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, यह जो हम लोग का 8 नंबर पॉइंट है, इसमें भी आप लोग को बताए थे कि हर मनुष्य जो है जन्म लेता है तो पहले उसमें सामान्य गुण आते हैं, कभी वो विशेष गुण लेकर पैदा नहीं होता है, ठीक है। कोई बहुत महान, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग की जो बछेंद्री पॉल थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 23 साल की उम्र में, बछेंद्री पॉल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो क्या वो एक विशेष गुण लेकर जन्म ली थी? नहीं, वह भी जन्म ली थी, सामान्य बच्चों की तरह जन्म ली थी, सामान्य बच्चों के जैसा उसका भी जन्म हुआ था, शैशवावस्था में आई, फिर बाल्यावस्था में आई, फिर किशोरावस्था में आई, फिर वयस्कावस्था में आई, इसके बाद उसके अंदर जो है विशेष गुण आए, ठीक है। वह भी सामान्य बच्चों की तरह उठना बैठना सीखी, भुटकना सीखी, ठीक है, घिसक कर चलना सीखी, किसी चीज को पकड़ कर खड़ा होना सीखी, फिर चलना सीखी। तो सामान्य गुण सबके अंदर आते हैं, इसके बाद ही विशेष गुण आते हैं। कोई बहुत बड़ा, अब हम लोग का सलमान खान क्या हीरो बनकर पैदा हुआ था? तो वो भी सामान्य रूप में ही हुआ था, इसके बाद ना वो हीरो बना, ठीक है, या फिर मसल्स बनाए या 6 पैक बनाए, जो भी बनाए। तो ये जो विशेष गुण उसमें आए वह बाद में आते हैं। हर बच्चा जो है, हर इंसान जो है सामान्य गुणों को लेकर जन्म लेता है, और इसके बाद ही उसमें कोई विशेष गुण आते हैं। तो यह मनुष्य का विकास जो है कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाला यह हम लोग का प्रतिमान है। ओके, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, पहले भी ये चीज बताए थे। नो मैम। अगला है हम लोग का पॉइंट नंबर 9, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है।
वंशानुक्रम और वातावरण, अंतःक्रिया का मतलब होता है इन दोनों का इंटरेक्शन, यानी कि हम लोग का हेरिडिटी जो है और इन्वायरमेंट जो है, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही बालक का विकास संभव होता है। एक बालक अपने माँ बाप से जो गुणों को एक्वायर करके आता है डीएनए के द्वारा, हम लोग हर कोई अपने माँ बाप से कुछ न कुछ डीएनए से गुण प्राप्त करके आए हैं। तो मात्र केवल उसी गुणों के आधार पर हमारे अंदर जो भी गुण है या फिर जो कुछ भी हमारे अंदर डेवलप हुआ है, वो केवल हेरिडिटी के कारण तो नहीं हुआ है, उसमें हम लोग का इन्वायरमेंटल का बहुत बड़ा रोल है। हमको कैसा माहौल मिला, कैसी परिस्थितियां हुई, वो परिस्थितियां हमारा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज डेट हम एक बहुत विद्वान माता पिता की संतान है, ठीक है, हमें अपने माता पिता से वो डीएनए के रूप में प्राप्त हुआ। हम भी अपने माता पिता हमारे बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत तेज थे पढ़ने में, ठीक है, सपोज डेट माता पिता हमारे जो थे वह खेल प्रेमी थे, ठीक है, ओलंपिक के विजेता थे, दोनों ही माता और पिता दोनों ही ओलंपिक विजेता थे। तो उनमें वो हेरिडिटी में था, वंशानुक्रम के रूप में, तो डीएनए के रूप में उनका जो यह गुण है हमारे अंदर आया, सब ठीक है, आया। हमारा जन्म लेने के बाद माता पिता ने हमको ठीक वैसा ही एनवायरनमेंट दिया, वैसा ही वातावरण दिया। हमको वो डेली प्रशिक्षण के लिए ले जाते थे, हमको प्रैक्टिस करवाते थे, घर में भी वैसा ही माहौल था, हमको वो ट्रेनिंग सेंटर ले जाते थे, ट्रेनिंग्स देते थे, तो वैसा माहौल हमको मिला। तो देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, तो आज हम क्या बने, एक अच्छे जो है ओलंपिक खेल में, हम ओलंपिक खेल में अच्छा मेडल लेकर आए, या फिर ओलंपिक के हम एक अच्छे खिलाड़ी बन गए। ठीक है, हमको डीएनए से भी वही गुण मिला, हमको इन्वायरमेंट से भी वही मिला। लेकिन सपोज दैट कि डीएनए से तो हमको वो गुण मिला, ठीक है, एक ब्रिलियंट माता पिता का बच्चा है, बहुत तेज तरार बुद्धि का है, डीएनए से तो माता पिता के द्वारा वो गुण प्राप्त करके आया, लेकिन उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसको वैसा वातावरण परिस्थितियां नहीं मिली। ठीक है, वो जिस माहौल में रहता है उस माहौल में एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, वहां पे बच्चे गाली गलौज करते हैं, इकोनॉमिकली वो बहुत कमजोर है, मतलब उसके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं है, उसको जो चीज चाहिए वो नहीं है, तो क्या वो बच्चा अपने माता पिता के समान ब्रिलियंट बन पाएगा? इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट दोनों का ही सहयोग होने से ही बच्चे का विकास संभव है। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यह दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ही बालक का क्या होता है, बालक का विकास जो है संभव हो पाता है। किसी एक का हम लोग रोल नहीं बोल सकते हैं कि बच्चा केवल डीएनए से, माता ब्रिलियंट बच्चा, ब्रिलियंट माता पिता का बच्चा हुआ है तो ब्रिलियंट ही होगा, जरूरी नहीं है, उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो ब्रिलियंट नहीं बन सकता है। कुछ हद तक माता पिता का गुण उसमें रहेगा, लेकिन उसके वातावरण का प्रभाव भी उस पर बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का रोल क्या होता है, इक्वल होता है, 50-50, ना इसका कम ना इसका ज्यादा, दोनों का इक्वल रोल होता है, और दोनों के रोल से ही बालक का विकास क्या होता है, हम लोग का संभव होता है। तो यहाँ पे हम लोग का यही बोल रहा है कि न केवल वंशानुक्रम का और न केवल वातावरण का, बल्कि दोनों के ही अंतःक्रिया का परिणाम हम लोग का क्या होता है, बालक का विकास होता है। ये दोनों ही बहुत जरूरी है। हम लोग केवल वंशानुक्रम और वातावरण पे एक टॉपिक पढ़ेंगे, और बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा कभी आप लोग का गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग, हाँ बोलिए। हम लोग आसपास देखते हैं तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है मैम। इन्वायरमेंट का बहुत रोल होता है, सही, जाहिर सी बात है। आप मान लीजिए कि एक जो है बच्चा जो है अपने माता मूर्ख संतान की औलाद है, ठीक है, उसके माता पिता जो है मंद बुद्धि थे, मूर्ख थे, वो बच्चा जो जन्म लिया, लेकिन उस बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया, उसको डेली मतलब ऐसा माहौल दिया गया जहाँ पे उसको स्टडी पे फोकस करना है, चारों तरफ उसको स्टडी ही स्टडी दिया जा रहा है। ठीक है, चारों तरफ उसका माहौल क्या है, पढ़ाई वाला ही माहौल है, तो वो बच्चा जरूर, जाहिर सी बात है, पढ़ेगा। उसका माइंड जो है डीएनए के द्वारा वो उतना ब्रिलियंट नहीं है, वो उतना तेज नहीं है, लेकिन माहौल का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वह बच्चा दिमागी तौर से उतना तेज नहीं होगा। आप जैसे कि एक ब्रिलियंट बच्चा होता है, एक तेज तरार बच्चा होता है, किसी चीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, बहुत जल्दी कैच कर लेगा, वो क्षमता उस बच्चे में नहीं रहेगी, लेकिन माहौल का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। माहौल के अनुसार वह बच्चा जो है उन चीजों को रटेगा, ठीक है, रट के याद करेगा, जैसे भी याद करेगा, क्योंकि उसके पास उतना ब्रेन नहीं है, उतना दिमाग नहीं है,
वो माहौल के अनुसार उसको रट के याद करेगा, जैसे याद करेगा, जैसे भी करना है करेगा, लेकिन वो उतना ब्रिलियंट बच्चे की तरह नहीं होगा। लेकिन एक मान लीजिए सपोज दैट एक झारखंड का किसी खोट्ठा बोलने वाले बालक को उठा लिया गया, ठीक है, उसके माता पिता के जीन में क्या है, वो लोग कभी एजुकेटेड, वो हम लोग के मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन है, वो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जो है, उन लोग का अपना एक लैंग्वेज है, अपनी एक संस्कृति है। माता पिता के द्वारा, जीन के द्वारा वो हेरिडिटी से जो भी गुण एक्वायर किया, उस बच्चे को भेज दिया गया इंग्लैंड, उसको वैसा माहौल मिला, बच्चा अंग्रेजी बोलने लगा। किसके कारण इंग्लिश बोलने लगा? एनवायरमेंट के कारण। एनवायरमेंट के कारण, उसका एनवायरमेंट उसको वैसा मिला, उसको वैसा माहौल मिला, तो बच्चा जो है इंग्लिश बोलने लगा। लेकिन मेरा वही कहने का बच्चा, मतलब है कि कहीं ना कहीं हेरिडिटी और एनवायरमेंट में सबसे बड़ा फैक्टर एनवायरमेंट का रहता है। नहीं, आप कभी भी इसको आंसर मत कीजिएगा। हेरिडिटी और एनवायरमेंट में दोनों का ही इक्वल रोल रहता है, दोनों का इक्वल रोल रहता है। आप हम ना ही हेरिडिटी को बहुत ज्यादा बोलेंगे और ना ही एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है मंद बुद्धि है या कमजोर है, उसको वैसा एनवायरमेंट मिला तो वो वैसा सीखा, लेकिन क्या उसको बट दिमागी मैम तौर से हम लोग जिसे आसपास में देखते हैं तो एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। किसी के एनवायरमेंट माता फैक्टर पिता बनता बहुत है, एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, लेकिन हेरिडिटी का भी उतना ही रोल होता है, ठीक है, हेरिडिटी का भी उतना ही रोल होता है। हम दोनों में से किसी को कम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि वह आदिवासी का बच्चा है, वो आदिवासी के बच्चे को वैसा माहौल दिया गया, वह बच्चा वहां पर जाके इंग्लिश बोलने लगा, चाहे अच्छा उसको संस्कार दिया गया, लेकिन क्या बच्चा वो ब्रेन से एक नॉर्मल बच्चे की तरह, या फिर जो हम लोग के जो तेज तर्रार बच्चे होते हैं उसकी तरह उसका ब्रेन वर्क कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो माहौल के ऊपर डिपेंड किया, केवल माहौल के अनुसार उसको जो मिला वो एक्वायर किया। हाँ, वही बच्चा अगर कोई हम लोग का ब्रिलियंट माँ बाप का बच्चा रहता, ठीक है, और उसको फिर वैसा एनवायरमेंट दिया जाता, तो वो बच्चा जीनियस हो जाता, क्योंकि दोनों ही उसका क्या था, यहाँ पे भी वो ब्रिलियंट माँ बाप का बच्चा है, एनवायरमेंट भी वैसा ही मिला, तो वो बच्चा क्या बन गया? एक जीनियस बच्चा बन गया। लेकिन यहाँ पे एक पक्ष कमजोर है, एक पक्ष में वैसा एनवायरमेंट उसको दिया गया, तो ठीक है, एक पक्ष कमजोर है, एक पक्ष में उसको वैसा एनवायरमेंट दिया गया, तो उस एनवायरमेंट के अनुसार बच्चा बहुत कुछ एक्वायर किया, बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर भी वो बच्चा कभी भी ब्रिलियंट बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका डीएनए जो है अफेक्टेड है। समझ में आया? तो दोनों का रोल हम इक्वल कहेंगे, दोनों में से कभी भी किसी का रोल कम या ज्यादा नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम आप लोग को लिखवाए भी है, न केवल वंशानुक्रम का और न केवल वातावरण का, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, और दोनों का इक्वल इक्वल रोल होता है, 50-50 का। इसका एक टॉपिक है, एक अलग से इसका एक चैप्टर है, जो कि इसके बाद हम आप लोग को वही पढ़ाएंगे, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। उसमें हम आप लोग को मेंडल जी की एक थ्योरी है, हम लोग के जो मेंडल थे, मेंडल जी की एक थ्योरी है, वो थ्योरी हम आप लोग को बताएंगे। आप जैसे बोल रहे हैं ना कि दोनों का नहीं, इन्वायरमेंट का ज्यादा असर पड़ रहा है, मेंडल वो जी की बायो थ्योरी वाला मेंडल बताइए। मैम, हाँ वो बायो वाले मेंडल। हाँ, वही मेंडल जी की थ्योरी बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों का इक्वल इक्वल इफेक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इतना शॉर्ट में ही जानना है। अभी हम लोग पूरा एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड वंशानुक्रम को पूरा डील नहीं करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डील करेंगे। अभी हम ओके लोग को मैम। जो करना है, ठीक है। चलिए, 10 पॉइंट है हम लोग का परिमार्जिता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या? सुधार लाना, कुछ बदलाव लाना, ठीक है। तो विकास जो हम लोग का चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है, विकास की गति और दिशा कभी कभी क्या हो जाती है, दूसरी दिशा में भी, दूसरे डायरेक्शंस में भी चले जाते हैं। बच्चे हैं, ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं, टीनेजर में गए, बच्चों की संगति बिगड़ गई, बच्चों का रहन सहन बिगड़ गया, आदतें बिगड़ गई, उसको हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा उन बच्चों को फिर से सही राह पे ला सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। परिमार्जिता का सिद्धांत यही कहलाता है, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशंस, यानी कि बच्चे अगर गलत राह पे जा रहे हैं, या फिर उनमें किसी प्रकार का कोई हम लोग का विकार आ गया, कोई दोष हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को सही राह पर ला सकते हैं। आप लोग देखेंगे, जो बच्चों को, हम लोग के जो छोटे बच्चे होते हैं, 15 ईयर्स या 16-17 ईयर्स से कम के बच्चे, अगर उनसे कोई क्राइम हो जाता है तो उनको जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है?
जुमैल अलग से उनको एक अच्छा सा माहौल क्यों दिया जाता है, उन लोगों को बाकी कैदियों के साथ क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको क्या है, उस स्टेज में बच्चों का हम लोग परिमार्जित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बच्चों को हम लोग वैसा माहौल देंगे, बच्चों को हम एजुकेशन की बातें बताएंगे, बच्चे जो गलत वर्क किए हैं हम उनको इतना ज्यादा हम लोग को मतलब उनके माइंड में अच्छी अच्छी चीजों को भरेंगे कि बच्चा अपने किए गए कार्यों या हरकतों से पछतावा करेगा, अफसोस करेगा, जीवन में फिर कभी ना करने का प्रयास करेगा। तो इन सब चीजों से हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, परिमार्जित कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का जो परिमार्जिता का सिद्धांत है, छोटे शिशुओं में देख लीजिए, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो किसी बच्चे का हाथ टेढ़ा होता है, पैर टेढ़ा होता है, नाक मोटी होती है, तो उन लोगों को मालिश कर करके भी ठीक किया जाता है। ये भी हम लोग का परिमार्जिता के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। इसको भी हम लोग परिमार्जिता के सिद्धांत के अंतर्गत रख लेंगे कि उन लोगों को क्या किया जाता है, मालिश करके भी, पैर भी टेढ़ा है तो मालिश कर करके उसको सीधा किया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों में अगर ये देखा जाए तो, बड़े बच्चे अगर जो है हम लोग के टीनेजर वाले बच्चे हैं, किशोरावस्था की अवस्था वाले बच्चे हैं, किसी गलत राह पर चले गए, स्मोकिंग करने लगे, चाहे कुछ अलग करने लगे, तो शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा स्नेह से, प्यार से, पुचकार कर इन बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, सही राह पर ले आते हैं। ये हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन कहलाता है, यानी कि परिमार्जिता का सिद्धांत। सुधार, बच्चों में सुधार लाना। अगर बच्चे किसी गलत राह पे जा रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, या बच्चों में फिजिकली, छोटे बच्चे हैं, फिजिकली कुछ उनके साथ हाथ पैर टेढ़ा है, चाहे कुछ भी है, आंखें भी देखा जाए कि आंखें भी अगर बच्चों की टेढ़ी होती है तो उनको एक्सरसाइज करवाया जाता है, हाथों के द्वारा एक्सरसाइज करवाया जाता है, जिसके द्वारा उनका ये जो विकार होता है ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये सब क्या है, परिमार्जिता का सिद्धांत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे फैमिली में एक बच्चा था, उनका आंख जो था वो क्या था, थोड़ा टेढ़ा था, तो डॉक्टर ने क्या कहा, एक्सरसाइज करने के लिए उसकी आंखों को, उसकी पुतलियों को डेली ऐसे ऐसे पुश करना है। तो ये क्या है, पुश करते 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 उसका जो पुतली है एकदम सही डायरेक्शन में आ गया, सही दिशा में आ गया। तो ये क्या हुआ, ये परिमार्जिता का सिद्धांत कहलाया, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन कहलाया। हम लोगों ने सुधार किया उसमें, उसका जो विकास जिस दिशा में जा रहा था वो सही दिशा नहीं था, हम लोगों ने क्या किया, सुधार करके उसको सही डायरेक्शन सिखा दिया कि अब तुमको इस डायरेक्शन में क्या करना है, ग्रोथ करना है। ये हम लोग का क्या कहलाया, परिमार्जिता का सिद्धांत। ओके, क्लियर? यस मैम। 6:45 हो गया, क्लियर हुआ ना सभी को या नहीं? यस मैम, क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज आप लोग को बताएंगे, आप लोग रेगुलर अभी जुड़ रहे हैं, तो हम लोग वीक में एक दिन जो है क्या करेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा डे मैम? ओके मैम। ईवीएस। नहीं, कौन सा डे मैम? क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोले, फिर से बोलिए राहुल मैम जी। कौन सा देने में कौन सा पूछ रहे? कोई भी एक दिन हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ठीक है, बता देंगे, पहले आप लोग बुक तो ले लीजिए, उसके लिए बुक होना चाहिए, फिजिकली कौन सा बुक बुक जरूर। मैम? क्लास 3, 4, 5। ठीक है, फिलहाल तो यही 3 खरीदिए, इस 3 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एसएसटी पे जाएंगे। पूजा जी हमारी जो कैंडिडेट जुड़ी थी उनके मुंह से सुने ना कि मैम ईवीएस में बहुत अटपटा सा क्वेश्चन दे दिया था, जबकि ईवीएस इतना इजी टॉपिक था, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में गेन होता था, लेकिन ये जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया है, ईवीएस को पूरा चौपट कर दिया है। इसके लिए हम लोग को 6, 7, 8 का एसएसटी भी पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ईवीएस का बुक समझ मैम लेंगे, सब तो एनसीईआरटी होगा ना? सब एनसीईआरटी है, हम आपको बता रहे हैं ना, जाके आप लोग बुक खरीद लीजिएगा। क्लास 3 का, 4 का और 5 का नोट कर लीजिए, 3, 4, 5 का ईवीएस का एनसीईआरटी का बुक का नाम है आसपास। बुक का नाम क्या है, आसपास। 3, 4, 5, 1 और 2 में ईवीएस नहीं रहता है हम लोग का। ठीक है, 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5 का एनसीईआरटी का ईवीएस का बुक चाहिए। बुक का नाम रहेगा आसपास, तीनों का ही, 3 का, 4 का, 5 का, तीनों ही बुक का नाम है आसपास। ये बुक आप लोग खरीद लीजिए, इससे हम लोग ईवीएस में वीक में एक दिन, सैटरडे हो गया, सैटरडे कर लिए, केवल एक दिन ईवीएस पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे हम लोग का 2 चीज कंटिन्यू चलेगा, ईवीएस हो जाएगा तो मैथ्स कर लेंगे। नोट कर लिए?
बुक में जाइएगा, देखिएगा ना शायद आप लोग को वहां पे मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का ही बुक लीजिएगा, झारखंड वाला नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी का लोगो होना चाहिए, वही वाला यस मैम, श्योर। हाँ, और मिल जाएगा। ये आप लोग बुक स्टोर में जाइएगा ना, जहाँ पुराना बुक सेल होता है ना, उन लोग के पास भी पूछिएगा एनसीईआरटी का 3, 4, 5 का ईवीएस का बुक है क्या आसपास, ठीक है। तो इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज मिलेंगे मैम या हिंदी? आप लोग को जिसमें कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, किसमें कंफर्टेबल है? श्योर मैम। जिसमें कंफर्टेबल है वो लीजिएगा। उसमें हम आप लोग को अंडरलाइन करवाएंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसमें, ठीक है। ओके मैम। हाँ, इसमें लेकिन हिंदी वाले ज्यादा हैं, तो आप इंग्लिश लीजिएगा तो तो आप हिंदी को ही प्रायोरिटी देते हैं मैम। ठीक है, हिंदी में ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बुक ले लीजिएगा तो हमको एक बार ओके इन्फॉर्म मैम। कर दीजिएगा, तो इस वीक से हम लोग इंग्लिश भी स्टार्ट कर देंगे अपना। श्योर मैम। ठीक है, देखिए, क्योंकि बुक जल्दी एनसीईआरटी वाला बुक ना अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट में मिलता नहीं है जल्दी। बुक आप लोग ले लीजिएगा हमको, तो सभी के पास लेकिन बुक होना चाहिए। बुक ले लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, तो हम लोग सैटरडे ईवीएस का क्लास ले लेंगे एक दिन। एक दिन थोड़ा चेंज होना चाहिए, एक ही चीज बार बार पढ़ने से क्या होता है ना, तो आदमी बोर हो जाता है। तो एक दिन थोड़ा हटके होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एक दिन या 2 दिन जैसे भी होगा हम लोग का। हाँ, लेकिन मेन फोकस इस पे ही करना है, सीडीपी पे, क्योंकि ये हम लोग का 90 मार्क्स का है। इससे हम लोग का ईवीएस भी आएगा, लैंग्वेज में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा, हर किसी में आएगा। चलिए, अभी तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, आगे पढ़िएगा और मजा आएगा इसमें। अभी तो हम लोग मेन साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़े ही नहीं है। प्याजे जी पढ़िएगा, वाइगोस्की जी पढ़िएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे ऑफ करें। ओके मैम, श्योर थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।